गुड मॉर्निंग क्लास। कृष्णाकवी जी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम पेपर के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे को इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से थिंकर्स पढ़ने हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे राजनीति विज्ञान के का जो बीए पार्ट थर्ड का जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर है फर्स्ट, उसका नाम है पाश्चात्य राजनीति विचार। पाश्चात्य राजनीति विचारक। देखिए, पाश्चात्य का जो नाम होता है, पाश्चात्य का जो तात्पर्य होता है पश्चिमी। क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है इसका? पश्चिमी। यानी कि हम इस पेपर में पश्चिमी जो राजनीतिक विचारक है उनका अध्ययन करेंगे। पश्चिम का तात्पर्य यहाँ पे यूरोपीय कंट्रियों के जो विचारक है, यूरोपीय जो विचारक हैं उनके दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके राजनीति के बारे में क्या विचार थे, राजनीतिक विचार क्या थे, राज्य के बारे में क्या विचार थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सर्वप्रथम देखेंगे हमारे सिलेबस में, तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लेटो। ठीक है, देखिए प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो यूनान में हुआ था। ठीक है, ये यूनानी विचारक थे। इनका जो जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। देखिए, उस समय में अगर यूनान का कोई प्रतिभाशाली विचारक था या फिर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वो कौन था? प्लेटो के गुरु। कौन थे वो? सुकरात। देखिए, यहाँ पे सुकरात का हम वैसे ही जिक्र कर रहे हैं प्लेटो को समझने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए, लेकिन अगर सुकरात की बात करें तो सुकरात आपके सिलेबस में यहाँ पे चलता नहीं है। तो सुकरात के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे केवल। तो देखिए, प्लेटो का जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। अब इस प्लेटो में हम इसका जो दर्शन पढ़ेंगे उसमें हमारे को तो शिक्षा सिद्धांत को पढ़ना है। देखिए, अब प्लेटो ने किस प्रकार के शिक्षा सिद्धांत की बात की, किस प्रकार के न्याय सिद्धांत की बात की, और उनके साथ में उन्होंने जो एक सिद्धांत दिया वो था साम्यवाद। देखिए, उनका जो साम्यवाद का सिद्धांत था वो भी दो भागों में बटा हुआ है, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद। देखिए, सबसे पहले जो प्लेटो थे वो हमेशा न्याय के बारे में बात करते थे। उनका न्याय के बारे में ही ज़्यादा सोचते थे और न्याय के विषय में, न्याय के बारे में सोचने के कारण ही उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए और कहा कि कैसा राज्य होना चाहिए जिसमें कि हमारे को न्याय प्राप्त हो सके या फिर न्याय विद्यमान रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य होना चाहिए कि जिसमें शिक्षा सिद्धांत भी होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत में बताया कि शिक्षा के कितने स्तर होंगे, क्या क्या प्रणालियाँ होंगी, किस प्रकार से एक स्टेप से दूसरी स्टेप में आगे छात्र को पहुँचाया जाएगा। तो इस प्रकार से अपना सिद्धांत दिया, इसको देखेंगे। साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, स्त्रियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, ये सब वो राज्य के लिए करते हैं और इस प्रकार का जो राज्य होगा उसमें न्याय ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाएगा। तो ये उनका न्याय सिद्धांत है। उसके बाद में देखिए, हम अध्ययन करेंगे अरस्तु का। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। इनका जो जीवन काल था 385 से 323 ईसा पूर्व। देखिए, इसमें भी हम क्या देखेंगे? अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत देखेंगे, न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे, दासता का सिद्धांत है, नागरिकता का सिद्धांत है, संविधानों का वर्गीकरण है और अरस्तु का स्टेट है कि अरस्तु का किस प्रकार का राज्य था। देखिए, यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, शिक्षा सिद्धांत यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत से नितांत भिन्न है। अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो किससे भिन्न है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत से भिन्न है। देखिए, भिन्न क्यों है? क्योंकि उस समय में हर विचारक दर्शन की अलग अलग तरीके से व्याख्या करता था, अपने अपने हिसाब से राज्य की व्याख्या करता था और अपने अपने नज़रिए से राज्य को वो देखता था। ठीक है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के सिद्धांत के क्षेत्र में प्लेटो के विचार भिन्न हैं और उसके जो शिष्य हैं अरस्तु, उनके विचार भिन्न हैं। इसके बाद में दासता से संबंधित विचार आते हैं किनके? अरस्तु के। अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति के पास में संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। तो दास होते हैं, पशु संपदा जो होती है वो व्यक्ति की सजीव संपत्ति मानता है। कौन? अरस्तु। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। उसके बाद में नागरिकता। अरस्तु ये कहता है कि राज्य में जितने रहने वाले लोग हैं वो सब नागरिक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नागरिक वही होगा जिसमें नागरिकता का गुण विद्यमान होगा, इसलिए नागरिक होना जरूरी है। तो नागरिक कौन है, कौन नहीं है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर होता है संविधानों का वर्गीकरण। देखिए, अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण दिया है, अरस्तु ने इस प्रकार से बताने का प्रयास किया है कि
किस प्रकार के राज्य में किस प्रकार के संविधान का होना जरूरी है, कैसी शासन प्रणाली में कैसा संविधान होगा, इसके बारे में बताया। तो अरस्तु ने क्या किया, अपने समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और बताने का प्रयास किया कि कौन सी शासन प्रणाली में हमारे को कौन सा संविधान उपयुक्त होता है, कौन सी शासन प्रणाली वहाँ के क्षेत्र के अनुसार अनुकूल है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। इनके आधार पर अरस्तु के राज्य की प्रकृति की व्याख्या करेंगे कि कैसा होना चाहिए राज्य, अरस्तु का राज्य क्या कहता है क्या नहीं कहता है। देखिए उसके बाद में आता है मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में हालांकि अनेक विचारक हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली एक्विनास को ही पढ़ना है। देखिए एक्विनास का जो कार्यकाल था वो 1225 से 1274 तक था। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य युग का अरस्तु। देखिए मध्य युग की एक उस समय में खासियत थी, एक विशेषता थी कि उस समय में चर्च राज्य का डिबेट चल रहा था। क्या चल रहा था? चर्च राज्य का डिबेट। तो मिडाइवल पीरियड में एक टॉपिक आता है राजनीति विज्ञान में, जिसे दो तलवारों का सिद्धांत कहते हैं। दो तलवारों का सिद्धांत, लेकिन वो आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है, ये आपको पीजी में पढ़ना है। एमए करोगे तब आपको इसको देखना है। तो देखिए उस समय में क्या था कि जो शक्ति थी राज्य की, जो पावर था वो किसके हाथ में था? चर्च के अंडर में था। चर्च के हाथ में पावर था और राज्य किसके अंडर में काम करता था? चर्च के अंडर में रहकर कार्य करता था। तो उस समय में पूरा जो फोकस था वो किसके ऊपर था? धर्म के ऊपर था। किसके ऊपर था? धर्म के ऊपर था। तो चर्च राज्य का डिबेट देखते हुए एक्विनास का अध्ययन करेंगे। मध्य युग का अरस्तु इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरस्तु के जो सिद्धांत थे उनको कहीं ना कहीं ये मिडाइवल पीरियड में लागू करने की बात करते थे। इसलिए क्या हुआ कि इनको एक्विनास को क्या कहा गया? मध्य युग का अरस्तु कहा गया। ठीक है, इसमें चर्च राज्य का डिबेट होता है। राज्य चर्च के अंडर में है, पावर किसके हाथ में है? चर्च के अंडर में है। इसलिए किसका बोलबाला रहता है इस काल में? धर्म का बोलबाला रहता है। ठीक है, फिर आधुनिक युग की बात, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। तो आधुनिक युग की शुरुआत कौन से विचारक के साथ में मानी जाती है? मैकियावली के समय से मानी जाती है। देखिए मैकियावली का समय से 1469 से 1527। अब देखिए मैकियावली का जो काल था वो क्या था? पुनर्जागरण का काल था। क्या था? पुनर्जागरण थी। क्योंकि पुनर्जागरण का काल क्यों कहा जाता है इसके काल को? क्योंकि मध्य काल में देखिए यहाँ पे हमने देखा कि किस चीज़ का वर्चस्व था? धर्म का वर्चस्व था। लेकिन मैकियावली के समय के बाद में पुनर्जागरण का काल इसलिए कहा गया क्योंकि मैकियावली ने क्या कहा कि जो राज्य का जो पावर होगा राज्य में वो किसके पास में होगा? राज्य के पास में होगा, ना कि चर्च के पास में। किसके पास में होगा? राज्य के पास में होगा, ना कि चर्च के पास में। क्योंकि चर्च किसका प्रतीक था? धर्म का प्रतीक था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चर्च के पास में पावर ना होकर किसके पास में होना चाहिए? राज्य के पास में पावर होना चाहिए। तभी क्या होगा? राज्य स्ट्रांग हो पाएगा, वेलफेयर के लिए कार्य कर पाएगा। इसलिए इसके काल को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। देखिए मैकियावली के बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि मैकियावली अपने युग का शिशु था। अपने युग का शिशु इसलिए था क्योंकि उसके समय के दौरान उसके समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसलिए उसको अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। देखिए मैकियावली ने पुनर्जागरण की बात कही, राज्य के पास में पावर की बात कही। तो क्यों कही? क्योंकि उस समय में इटली भी कई भागों में बटा हुआ था। तो ये बड़ा देशभक्त था, ये अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता था। इसलिए उसने सोचा कि मेरा जो इटली है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग कब होगा? जब राज्य के पास में पावर होगा, ना कि धर्म के पास में। क्योंकि धर्म की वजह से लोग क्या हो गए थे? भ्रष्ट हो गए थे। सब लोग अपने अपने धर्म के प्रसार प्रसार में लगे हुए थे। सब लोग अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में लगे हुए थे। इसलिए मैकियावली के समय से ही क्या हुआ? इस विचारधारा में चेंजिंग हुआ। धर्म को महत्व नहीं दिया गया। किसको महत्व दिया गया? राज्य को महत्व दिया गया। इसलिए मैकियावली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। देखिए हमारे भारतीय दर्शन में जो स्थान चाणक्य का है वो पाश्चात्य राजनीति दर्शन में किसका है? मैकियावली का है। क्योंकि ये बड़े बुद्धिमान आदमी थे, बड़े कूटनीतिज्ञ थे और इन्होंने अपने छोटी सी आयु में ही 23 बार राजदूत रहने का, अलग अलग राजवंशों में 23 बार राजदूत रहने का इनको मौका मिला था। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो तीन विचारक आएंगे, हॉब्स, लॉक और रूसो। देखिए इन तीनों को समझौतावादी विचारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझौतावादी विचारक। देखिए इनको समझौतावादी विचारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों का मानना था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है या फिर किसका परिणाम है? समझौते का परिणाम है। समझौते का परिणाम। क्या मानते हैं ये? राज्य को समझौते का परिणाम मानते हैं। जब राज्य समझौते का परिणाम किस प्रकार है तो ये अपना दर्शन देते हैं
या फिर अपना दर्शन बताते हैं या फिर व्याख्या करते हैं राज्य की, तो सबसे पहले ये व्यक्ति के स्वभाव की व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है। तो होब्स कैसा मानता है व्यक्ति के नेचर को? बुरा मानता है, अर्थात ये नकारात्मक चित्रण करता है। अर्थात होब्स ये कहता है मनुष्य स्वार्थी होता है, घोर होता है, कपटी होता है, कायर होता है, लोभी होता है, चोर, दुष्ट, मक्कार, नालायक, गधा जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि टोटल बुराइयां के बारे में अवगत करवाता है व्यक्ति में। और जब टोटल उसमें बुराइयां हैं अर्थात उसकी हीन प्रवृत्ति है, तो क्या होगा? सब लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। अब स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हित करेगा, जंगल राज हो जाएगा। अब जंगल राज हो जाएगा तो क्या होगा? व्यक्ति का जीवन क्षणिक हो जाएगा। किसी भी जंगल राज का मतलब होगा कि कौन व्यक्ति का जीवन कब तक रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। अब जॉन लॉक की बात करते हैं तो इनके विचार थॉमस होब्स से बिल्कुल भिन्न हैं। ये व्यक्ति को बुरा न मान के क्या मानते हैं? परोपकारी मानते हैं, सहयोगी मानते हैं, मदद करने वाला मानते हैं। अर्थात ये व्यक्ति का सकारात्मक चित्रण करते हैं। सकारात्मक चित्रण का मतलब हो गया कि ये कहते हैं कि व्यक्ति के में स्वार्थी प्रवृत्ति न होके क्या होती है? व्यक्ति में भलाई की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति सहयोगी प्राणी है कि एक दूसरे की मदद करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में अपन ने जो उदारवाद पढ़ा है तो उदारवादी विचारक है, और उदारवादी विचारक क्या किस में विश्वास करते हैं? व्यक्ति के विवेक में विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, अपना अच्छा भला बुरा वो स्वयं सोच सकता है। इसलिए वो व्यक्ति का नकारात्मक चित्रण न करके कैसा करता है? सकारात्मक चित्रण करता है। अब जॉन लॉक से जो क्रिटिकल जो विचारक थे उन्होंने पूछा कि साहब ये अगर सकारात्मक है, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, तो राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए एक संस्था का होना जरूरी होता है। यानी कि देखिए वही बात आ गई उदारवाद वाली। जॉन लॉक राज्य को क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई। अब देखिए यहाँ पे आवश्यक बुराई वाली बात कर रहे हैं, यानी कि आवश्यक भी है और राज्य क्या है? बुराई भी है। भाई राज्य की जरूरत भी है और राज्य क्या है? बुराई भी है। लेकिन राज्य को क्या होना चाहिए? राज्य को अपनी औकात में रहना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की जरूरत है, हालांकि व्यक्ति विवेक से काम करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जॉन लॉक ने कहा कि राज्य की जरूरत क्यों पड़ी। तो जॉन लॉक को पूछा गया कि राज्य की जरूरत क्यों पड़ी, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ चीज मामले ऐसे होते हैं जिनमें राज्य की आवश्यकता होती है। तो देखिए आवश्यक भी है और बुराई भी है, ठीक है, उदारवाद के अनुसार। ठीक है, अब जैसे रूसो की बात करते हैं, जीन जैक्स रूसो की, तो रूसो के जो विचार हैं उसमें हमारे को होब्स के विचारधारा के तत्व भी देखने को मिलते हैं और जॉन लॉक की विचारधारा के तत्व भी हमारे को देखने को मिलते हैं। इसलिए इन तीनों का मानना है कि राज्य क्या है? समझौते का परिणाम है। उसके बाद में जो अगले विचारक आता है ब्रिटेन के, वो हैं बेंथम। ब्रिटेन के जो विचारक है वो हैं बेंथम। इनको उपयोगितावादी विचारक कहा जाता है। देखिए उपयोगितावादी विचारधारा क्या कहती है? उपयोगितावादी विचारधारा व्यक्ति के दो चीज़ों को देख के चलती है, सुख और दुख। सुख को देख के चलती है और किसको देख के चलती है? दुख को। यानी कि उपयोगितावादी विचारधारा ये कहती है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा वो कार्य करो जिसमें आपको सुख प्राप्त हो। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदारवादी विचारधारा ये कहने के लिए कहती है कि जैसे कि मान लीजिए आपको मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, तो उपयोगितावादी विचारधारा क्या कहती है? अगर आपकी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है तो भगवान की इच्छा भी यही कि आप मिठाई खाओ, भले ही चोर के ही खाओ आप मिठाई। पैसे नहीं है जेब में तो चुरा के खा लो, लेकिन आपको क्या है? आनंद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम डिबेट इसमें देखेंगे। उसके बाद में आता है जेएस मिल। जेएस मिल भी उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी जो विचारक हैं तो सीधी सी बात है, ये किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता की। तो जेएस मिल को स्वतंत्रता का पक्षकर विचारक माना जाता है। तो स्वतंत्रता का पक्षधर है उदारवादी, तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र का भी समर्थन करता है। ठीक है, तो इसको ये क्या करते हैं? लोकतंत्र का भी समर्थन करते हैं। तो जेएस मिल को स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में इनको अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 1818 से 1823। देखिए जब जब दुनिया में मंदी का दौर रहा है तब तक कार्ल मार्क्स को पढ़ा गया है, कार्ल मार्क्स को समझा गया है। देखिए कार्ल मार्क्स को पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, लागू करना अलग चीज़ है। कार्ल मार्क्स ऐसे छोटे मोटे विचारक नहीं थे। देखिए ये हमेशा समाजवाद की बात करते थे, लेकिन इनको समाजवाद के नाम से पहले एक शब्द और जोड़ा गया इनके,
क्या नाम है? वैज्ञानिक। इनको वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है? बाकी अन्य जो विचारक हैं उनको क्या कहा जाता है? कल्पनालोकी समाजवादी, यानी कि समाजवादी वो भी थे, समाजवादी ये भी थे, लेकिन इनको वैज्ञानिक क्यों कहा गया? तो C.L. वेपर ने एक उक्ति कही है, बताया है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की तो कल्पना की, लेकिन उनके लिए कोई धरती तैयार नहीं की, इसलिए उनको कल्पनालोकी समाजवादी कहा जाता है। जैसे सेंट साइमन हो गए, चार्ल्स फूरियर हो गए, रॉबर्ट ओवन हो गए, वो समाजवादी हैं, लेकिन वो कैसे समाजवादी हैं? कल्पनालोकी समाजवादी हैं। ये कैसे समाजवादी हैं? वैज्ञानिक समाजवादी हैं। वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा गया इनको? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो समाजवाद की बात की, संपत्ति की विषमता की बात की, तो उन्होंने संपत्ति की विषमता के साथ साथ में उनका ठोस प्रमाण भी दिया है। अपने सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि संपत्ति विषम है तो किस कारणों से ये विषम है, इसलिए इनको वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। तो इनके 4 सिद्धांत देखेंगे हम पर्टिकुलर रूप से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो गया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो गया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो गया, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत हो गया। इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो विचारक आते हैं हेराल्ड लास्की 1893 से 1950, तो इनको बहुलवादी विचारक भी कहा जाता है। बहुलवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकलवादी नहीं है। एकलवादी नहीं हो तो क्या होंगे? बहुलवादी होंगे। एकलवाद का मतलब क्या होता है? एकलवाद का मतलब होता है कि राज्य की जो पावर होती है वो केवल एक ही संगठन में होती है। किसमें होती है? राज्य में पावर होता है, एक सत्ता का एक ही केंद्र होता है, पावर का एक ही केंद्र होता है। लेकिन हेराल्ड लास्की का मानना है कि पावर का एक ही केंद्र न होकर अलग अलग केंद्र होते हैं, यानी बहुल केंद्र होते हैं। यानी कि इनका मानना है कि जो NGOs हैं, संस्थाएं हैं, वो भी क्या हैं? सत्ता की केंद्रित, सत्ता का केंद्र हैं, इसलिए इनको बहुलवादी विचारक कहा जाता है। तो ये विचारक हमारे को इसमें सिलेबस में हमारे को पढ़ने हैं। इनका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन आप समझ गए हैं। इनको एक एक को विस्तृत रूप से देखेंगे, एक एक सिद्धांत को देखेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।